नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। ये विषय ऐसा है जिसमें बार बार प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और कभी टिप्पणी के रूप में, नोट्स के रूप में, या कभी लॉ एंड मोरालिटी, इनका आपसी संबंध क्या है, इस प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। आज हम ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि लॉ, रूल, रेगुलेशन और कंसाइंस जो है वो किस प्रकार से एथिकल गाइडेंस के सोर्स हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स में हमें कुछ प्रश्न प्राप्त होते हैं। जैसे एक प्रश्न आया कि क्या हिंदी माध्यम से आईएएस बना जा सकता है। एक अन्य प्रश्न आया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपनी सोसाइटी को समझने के लिए क्या किया जाए, कैसे उसे समझा जाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे वीडियोस जो हैं वो देखते रहिए। इसमें आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आज हम इन दोनों के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि लॉ, रूल और रेगुलेशन ये तीनों लगभग एक ही प्रकार के टर्म्स हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है और इनका अर्थ क्या है, तथा ये किस प्रकार से जो है वो एथिकल गाइडेंस के सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। लॉ हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो है 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का जो काम है वो लॉ बनाना है, कानून बनाना है। The provisions which are enacted by the legislature to control human behavior, human conduct, वही लॉ के रूप में जाना जाता है। टेक्निकली ऑस्टिन एक विचारक हुए, उन्होंने कहा है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन, कि जो सोवरेन अथॉरिटी है, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंट्री है, उसका जो सोवरेन हेड है, उसकी कमांड जो है उसके रूप में लॉ को जाना जाता है। लॉ की विशेषता ये है कि इसके साथ सैंक्शंस अटैच रहती हैं, कि अगर लॉ वायलेट होता है तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो निर्धारित है, और वायलेटर जो है ही हैज़ टू फेस द पनिशमेंट। तो ब्रॉडली द प्रोविजंस इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर जो है वो लॉ के रूप में जाने जाते हैं। फिर बारी आती है कि रूल्स क्या है। रूल्स एक प्रकार के डेलीगेट लेजिस्लेशन है। जैसे कोई एक्ट बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, आईपीसी है, तो ये जो कानून बना दिए, तो जैसे जीएसटी एक्ट बनाया, इसमें फिर रूल्स बनाने की जिम्मेवारी जो है वो आमतौर पर लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को, सरकार को या किसी अन्य अथॉरिटी को जो एक्ट के तहत काम करती है उनको सौंप दिया जाता है। तो वो जो रूल्स बनाते हैं वो अपने अधिकार का उपयोग करते हुए नियमों की व्यवस्था करते हैं। एक्चुअली लॉ और रूल में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि लॉ जो है वो सब्सटेंटिव प्रोविजन कहलाता है और रूल्स जो है वो प्रोसीजरल होते हैं लार्जली। हालांकि इसमें प्रोसीजर के व्यवस्था करते करते साथ में कभी कभी सब्सटेंटिव प्रोविजन भी जो है वो डाल दिए जाते हैं, और ये डिस्टिंक्शन जो है वो केवल इंडिकेटिव है। लेकिन इतना जरूर है कि लगभग आज ये प्रथा बन गई है, एक ट्रेंड हो गया है कि रूल्स जो हैं वो डेलीगेट लेजिस्लेशन के रूप में सामने आते हैं। इसी प्रकार रेगुलेशंस, स्टैट्यूट में किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया किसी विशेष पर्पज़ के लिए, जैसे कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह कंस्टिट्यूट कर दी जाती है, कोई एक्ट बना दिया जाता है, तो फिर उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही, उस अथॉरिटी को ही जो है ये अथोराइज कर दिया जाता है बाय वे ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन कि वो अपने रेगुलेशंस जो हैं अपने पर्पसेस को अचीव करने के लिए और उसके लिए जो इंफ्रा, जो मैन पावर उसमें काम करेगी, उन सबको रेगुलेट करने के लिए वो रेगुलेशंस जो है उनका निर्माण कर सकते हैं। तो ये तीनों, और आप संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 13 क्लॉज 3, उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि लॉ जो शब्द है इसमें ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल्स, नोटिफिकेशन, रेगुलेशंस, ये सब जो है उसके अंदर शामिल होते हैं। तो
तो एक प्रकार से इन सब की जो नेचर है, these all tend to control human behavior and conduct, और ये एक्सटर्नल जो है वो एक तरह से सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। कंसाइंस हम जानते हैं, अंतरात्मा को कहते हैं, विवेक को कहते हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो किस प्रकार से एथिकल गाइडेंस के सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। 2-3 उदाहरण आपके सामने में रखूँगा। जैसे एक सती प्रथा का उदाहरण जो है वो आप देखें। पहले एक ज़माना था कि जब इसे एक ऑनर की, एक सम्मान की जो है वो गतिविधि माना जाता था, एक्टिविटी माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका इनह्यूमन एस्पेक्ट जो है वो सामने आया। समाज सुधारकों ने, सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज़ उठाई, लोगों ने आवाज़ उठाई। फिर ये रिकग्नाइज़ किया गया कि ये गलत है, अनएथिकल है, अनैतिक है। तो फिर एक कानून जो है वो इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। हमारा प्रश्न है कि कानून जो है वो कैसी एथिकल गाइडेंस के रूप में कार्य करता है। एक बार कानून बनने के बाद उसके साथ सैंक्शंस तो अटैच हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ह्यूमन बिहेवियर को रिइंफोर्स करता है, उसको पुख्ता करता जाता है कि वो एक आदत, एक एथिकल स्टैंडर्ड के रूप में आ जाता है। और आज ये स्थिति है कि सती प्रथा जो है उसको सभी अनैतिक रूप में मानते हैं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो लार्जली रिपोर्ट नहीं होती है। इसी प्रकार से रूल्स रेगुलेशंस भी जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो वो पहले उसके नियंत्रण के लिए प्रावधान करते हैं, फिर बाद में व्यक्ति जो है उनको वायलेट करने से रिफ्रेन करता है, अपने आप को रोकता है, और फिर वो उसके एक नैतिक स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड के रूप में जो है वो स्थापित हो जाती है। इसी प्रकार से एक एक्ट जो है वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है 1958 का। अब ये देखें, कानून जो है वो ऐसी शक्तियां देता है इमरजेंसी या जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहाँ वहाँ पर आर्म फोर्सेस को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिन्हें आमतौर पर क्रिटिसाइज ही किया जाता है कि ज़्यादा है, अनएथिकल है, इस प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन कानून जो है वो फिर, हालांकि वो असाधारण परिस्थितियां हैं जिनमें इस तरह की शक्तियों का प्रयोग जो है वो आर्म फोर्सेस कर सकती हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था ना बने, ऐसा वातावरण ना बने, ये भी एक इस कानून का उद्देश्य है। और वो वातावरण अनएथिकल ना हो, ये इस बात को रिइंफोर्स करता है, उसको पुख्ता करता है। कंसाइंस की हम बात करें, कंसाइंस जो है वो अंतरात्मा, विवेक, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक ऐसी चीज है, इसको लोकेट करना बहुत मुश्किल है। आप गहराई से समझेंगे तो अंतरात्मा है क्या, कंसाइंस है क्या, कि आदमी के अंदर एक अनुभूति, एक फीलिंग, एक भाव, एक विचार जो है वो उमड़ करके आता है, मस्तिष्क में कह लें, अंतर्मन में कह लें, जो उसको गाइड करता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं ये गलत है, अनएथिकल है, इससे आपको बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप देखें, एक व्यक्ति जो है वो चोरी के लिए जा रहा है। ये लगभग स्थापित है कि एक बार उसके मन में, उसका अंतर्मन, उसकी अंतरात्मा जो है वो जरूर उसे ये कहेगी कि चोरी करना जो है वो अनैतिक है, गलत है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब वो उसको माने या ना माने ये एक अलग बात है। ये उसके अपने, मैं कहूँगा कि एटीट्यूड पर जो है वो डिपेंड करता है। और वो एटीट्यूड हम जानते हैं कैसे बनता है। जो वैल्यूज़ हैं हमारी, वो बार बार रिइंफोर्स होती हैं। आदमी जब पैदा होता है उसके बचपन से लेकर के, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, जो आपकी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो आपके संगठन हैं जिनमें व्यक्ति कार्य करता है, या जहाँ जहाँ उसका इंटरेक्शन होता है, उन सब परिस्थितियों में ये वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट होती हैं। उसका एटीट्यूड जो है वो बनता बिगड़ता रहता है। तो ये एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसको प्रिवेल करेगा। अब पुनः वो उदाहरण लें हम कि व्यक्ति चोरी के लिए जा रहा है, हालात ऐसे हैं कि परिवार भूखा मर रहा है कई दिनों से, अब वो खाना चुराने के लिए निकल पड़ा है। तो अंतरात्मा उसको कह रही है कि काम गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए, अनैतिक कार्य है। लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये है कि परिवार जो है भूखा है,
परिवार की पालना करना, उनका पेट भरना, वो भी नैतिक दायित्व है। तो ऐसे में एक तर्क जो है वो उसके मन में उभरेगा और उस तर्क को जो उसे लगेगा कि आज की परिस्थिति में परिवार बिल्कुल मरने के कगार पर है, तो वो रोटी चुराने के लिए आगे बढ़ जाएगा। अंतरात्मा की आवाज़ शायद उसको प्रभावित ना कर पाए। और अगर उसे लगता है कि उसके जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो इतने ताकतवर हैं, इतने पुख्ता हैं कि वो कहे नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, कम वक्त में आई विल नॉट गो फॉर कमिटिंग थेफ्ट करने के लिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये स्थिति जो है वो अंतरात्मा की रहती है कि वो विवेक जो है आपका वो गाइड करता है कि आप अनैतिक आचरण से बचें, एथिकल व्यवहार जो है वो आप करें। समग्र रूप से देखें तो कानून की स्थिति, अंतरात्मा की स्थिति, जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं एक तरह से, चाहे वो मर्डर का ऑफेंस है, डेकॉइटी है, रॉबरी है, रेप है, कोई भी ऑफेंस है, वो हर तरफ से वो कानून के रूप में भी जुड़ा हुआ है। कानून का प्रावधान है कि अगर कोई मर्डर करेगा तो हम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और हिनस तरीके से अगर मर्डर किया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में अगर वो आ जाता है तो उसे फांसी की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन जब व्यक्ति मर्डर करने के लिए उतारू हुए, हालात ऐसे हो गए, तो एक बार जरूर अंतरात्मा उसको ये गाइड करती है कि ये कार्य ठीक नहीं है, अनैतिक है, इससे बचना चाहिए। तो इस प्रकार से कानून, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस, ये सब जो है वो एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से नैतिक आचरण जो है उसको बर्ताव में लाना चाहिए और अनैतिक व्यवहार से, अनैतिक कंडक्ट से जो है वो बचना चाहिए। अंतरात्मा व्यक्ति को उसके ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी भाषा से, उसके रिलीजन से, रीजन से, कोलीग से, वर्क प्लेस से, इन सभी से जोड़ती है। और ये सारे संस्कार जो हैं वो जब अंदर पनपते हैं, जो वैल्यूज़ अंदर पनपती हैं, वो कहीं ना कहीं अंतरात्मा का एक स्वरूप जो है वो निर्धारित करती हैं, उसकी नेचर जो है वो डिटरमिन करती है, और उसी के बेस पे उसका व्यवहार जो है, व्यक्ति का व्यवहार निर्भर करता है। कंसाइंस के केस में एक जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है वो ये है कि व्यक्ति कई बार जो है वो सही स्थिति जाहिर ना करके, सही सिचुएशन ना बता करके, वो गलत तरीके से जो है वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को प्रस्तुत कर देता है कि किसी कार्य को अगर वो नहीं करना चाहता है तो अनावश्यक रूप से भी कह सकता है कि मेरी आत्मा जो है वो इस कार्य को करने के लिए नहीं मान रही है, जबकि स्थिति जो है वो अदरवाइज होती है। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति को ही मालूम है कि अंदर से उसको क्या प्रेरणा प्राप्त हो रही है, क्या उसके अंदर आवाज़ उठ रही है, क्या उसको महसूस हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, तो केवल वही निर्णय कर सकता है। तो इसके लिए ये है कि सामने या बाहरी तौर पर इसका अनुमान लगाया जाना जो है वो ज़्यादा सटीक तौर पर नहीं हो सकता, ज़्यादा सही तौर पर नहीं हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि अंतरात्मा जो है वो नैतिक मार्गदर्शक के रूप में व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है, और वो फिर संस्कार, वैल्यूज़ या एटीट्यूड, इन पर निर्भर करता है कि उसका प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर कितना रहता है। तो ये आज का हमारा विषय। अब जो प्रश्न एक आया कि क्या हिंदी माध्यम से IAS बना जा सकता है, मेरा उत्तर बिल्कुल हाँ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवश्यकता केवल परिश्रम करने की है, आत्मविश्वास रखने की है। हाँ, थोड़ा सा भाषा को लेकर के ये ज़रूर है कि जो ट्रांसलेटेड वर्जन प्राप्त होता है, तो चाहे कोई भी हो, इंग्लिश से आप हिंदी का अनुवाद करें, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो भी करें, उसमें वो मशीनी जो अनुवाद है, जो मशीनी ट्रांसलेशन है, मशीन ट्रांसलेशन है, वो एक कई बार जो है वो धोखा देने वाला हो जाता है।
प्रश्नों की प्रकृति में, प्रश्नों के भाषा में अंतर आ जाता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। और एक जो बिल्कुल क्लिष्ट भाषा का जो अनुवाद है, उससे भी जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको बचना पड़ेगा। मेरा सुझाव ये रहेगा कि हिंदी भाषी जो बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, वो क्लिष्ट भाषा, मुश्किल डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़े। वो एक साधारण भाषा में, अपनी आम भाषा में जो है वो अपने उत्तर तैयार करें और उसी भाषा में उनको लिखने का प्रयास करें, ताकि उनको जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आमतौर पे कहा गया है कि हिंदी जो है वो, कई विद्यार्थी ऐसा कहते सुने जाते हैं कि हिंदी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल है। वो इसी वजह से कि शायद शब्दावली जो है वो कई बार कठिन हो जाती है, लेकिन आप उसे सरल शब्दों में उसको आप ग्रहण कर सकते हैं और सरल शब्दों में ही अपनी अभिव्यक्ति जो है वो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा प्रश्न भी मैं ले लेता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करते हो तो अपने समाज को कैसे समझा जाए। देखो, समाज में मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहता है तो समाज को समझता ही रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, निरीक्षण करता रहता है, देखता रहता है। लेकिन अनुभव करने के, ऑब्जर्व करने के तरीके केवल यही नहीं कि आप भौतिक रूप से समाज को देख रहे हैं, वही है। आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, या कोई और मीडिया, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारी बातें जो है रिपोर्ट होती हैं। कई क्राइम्स को लेकर के होती हैं, कई अच्छी बातें आती हैं, कई पिता पुत्र का, अपने माता पिता के प्रति बच्चों का व्यवहार जो है वो अच्छा रिपोर्ट ऐसा पढ़ने को मिलता है। सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, किस प्रकार से, या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली में कितने बदलाव, किस तरह के बदलाव आ गए हैं। बच्चों की संख्या कम होने से बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं वो रह गई हैं। तो बूढ़ों की देखभाल, बच्चों की देखभाल, कई बार बच्चों को भी क्रैश में जो है वो छोड़ना पड़ता है, इस तरह की स्थितियाँ रहती हैं। तो ये सारे परिवर्तन जो है वो आप ऑब्जर्व करके अखबार के माध्यम से इन सभी चीज़ों को आप नोट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहूँगा कि कुछ आपको कल्पनाशील भी होना पड़ेगा। अभी 2022 में शायद, या किसी एक उसमें ये सवाल आया कि जो वर्क फ्रॉम होम का कोविड के दौरान प्रचलन हुआ, तो इसका पारिवारिक रिश्तों पर, पारिवारिक संबंधों पर क्या असर पड़ा। अब ये आपको किसी पुस्तक में तो मिलने वाला है नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ न्यूज़पेपर्स में या दूसरे मीडिया में ये रिपोर्ट्स ज़रूर रही होंगी कि वर्क फ्रॉम होम से बच्चों की देखभाल जो है वो ज़्यादा हो रही है, वृद्धों की देखभाल ज़्यादा हो रही है, एक फैमिली बॉन्डिंग जो है वो बढ़ रही है। और दूसरी तरफ देखें तो ये भी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिली होंगी कि इससे जो है पारिवारिक जीवन में तनाव भी कुछ उभर के सामने आ रहा है। तो कि भाई व्यक्ति बाहर जा कर के, अपने कार्यालय में जा कर के काम करने की बजाय जब चार दीवारी में बंद रह करके काम करता है तो मानसिक तनाव जो है वो ज़्यादा पनपता है। तो ये सारी चीज़ें या तो आपने कहीं पर पढ़ी हैं, रिपोर्ट्स आदि देखी हैं, या फिर आपको कल्पनाशील भी होना पड़ेगा कि ऐसे वातावरण में मनुष्य जो है वो किस तरह से व्यवहार कर सकता है और उसका पारिवारिक संबंधों पर क्या व्यवहार हो सकता, क्या प्रभाव जो है हो सकता है। तो इसलिए जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको जो सामने है उसको पढ़ना है, जो सामने है उसको ऑब्जर्व करना है, जो आपके साथ घटित हो रहा है उसको अनुभव करना है। मुझे याद है कि एक बार किसी कहीं पर चर्चा हो रही थी तो एक ये सुझाव आया कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनकी आदत ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप बाज़ार में सब्ज़ी लेने के लिए गए हैं तो उसमें पहले तो कागज़ के लिफाफे आते थे, तो उस कागज़ का लिफाफा जो है, अखबार का लिफाफा जो बना हुआ है जिसमें सब्ज़ी लेकर आप आ रहे हैं, आप उसको भी पढ़ डालिए कि उसमें भी हो सकता है कोई काम की सूचना जो है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से पूरा जागरूक रह करके आप तैयारी करें तो अकेला समाज नहीं, आप सारे पहलुओं को जो है वो समझने में कामयाब होंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।